मैं ज्योत्सना सिंह हेल्दीराज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी पाना चाहते हैं वो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर्स का, अपने व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन के जरिए हमें शुभकामनाएं संदेश भी दे रहे हैं। एक बार फिर हेल्दीराज आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता है। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा से। आइए उनसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर प्रभात, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्दीराज में। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में अपना प्रपोजल सौंपा है। मुझे ये बताएं कि 4 वर्ष पूर्व जब आईडीसी का गठन हुआ था उस समय भी प्रपोजल दिए गए थे, तो क्या आपने पहले भी कोई प्रपोजल दिया है? देखिए, प्रपोजल की जहां तक बात है तो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र इलेक्ट्रोमैथी के डेवलपमेंट में आज करीब 50 वर्षों से ज्यादा वक्त हो गए दिए हुए। और रिकॉग्निशन की जहां तक बात है तो गवर्नमेंट के यहाँ रिकॉग्निशन के लिए आए दिन ये पत्र देते रह रहा था। और उसमें जो प्रपोजल, स्पेशली प्रपोजल की आपने जो बात कही, जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनी है, तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में जो पहला प्रपोजल था डायरेक्ट नहीं दिया गया था। हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देश पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि आईडीसी के चेयरमैन, आईसीएमआर के कुछ अधिकारी वर्ग और डीएचआर के कुछ अधिकारी वो मौजूद थे और खुद मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से रिलेटेड और इसके रिकॉग्निशन से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए एक प्रपोजल सबमिट किया गया था 165 पेज का, 165 पेज का। और उसी प्रपोजल को देखते हुए जो हमारे चेयरमैन साहब थे, उस प्रपोजल को तो दिया ही गया था। उस समय एक लंबी मीटिंग भी हुई थी हमारे डॉक्टर बीएम कटोच जी के साथ और आईडीसी और इन लोग और भी बहुत सारे उसमें मौजूद थे अधिकारी पर। तो उस प्रपोजल को देखते हुए ही एट रैंडम ये जो लास्ट मीटिंग होने वाली थी, लास्ट मीटिंग का है या जो अभी रिसेंट मीटिंग होने वाली थी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की, उस मीटिंग से कुछ दिन पहले एट रैंडम एक लेटर डीएचआर की तरफ से आया। हालांकि वो लेटर कुछ दिनों बाद हमने चेक किया, ये हमारी थोड़ी सी मतलब कहा जाए तो गलती हुई कि हमने मेल डेली चेक नहीं किया। तो 5-6 दिन के बाद हमारे पास फोन आया कि डॉक्टर प्रभात सेहक को एक लेटर गया है डीएचआर की तरफ से, आप उस लेटर को पढ़कर और प्लीज आप रिप्लाई कर दें। जब उस लेटर को पढ़ा गया तो उसमें एक रिक्वेस्ट लेटर था डीएचआर की तरफ से और उस मीटिंग का हवाला दिया गया था जिस मीटिंग को कटोच साहब और हमारे मिनिस्टर साहब ने ऑर्गेनाइज किया था मिलकर सब, कि उसमें आपने जो 165 पेज की प्रपोजल दी थी उसको हम लोगों ने सीरियसली लिया है, फोन पे बताया गया और प्लीज आप अपना एक प्रपोजल फाइनल हमें अब दी। हालांकि प्रपोजल के लिए वक्त बहुत कम था, डेट भी लास्ट कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी सेहक को अलग से टाइम दिया गया कि नहीं आप उस प्रपोजल को सबमिट करें। और फिर सेहक ने एक प्रपोजल सबमिट की। हालांकि वो मीटिंग पोस्टपोन्ड हो चुका था, आगे चल के जो 27 की मीटिंग होने वाली थी वो पोस्टपोन्ड हो गई थी आईडीसी की। और इसके बाद ही बहुत सारे काम हुए थे, फिजिकल मीटिंग भी हुई गवर्नमेंट के साथ है और बहुत काम आगे बढ़ा है। तो आपने बताया कि फिजिकल मीटिंग भी हुई आपकी डीएचआर के साथ, तो उसके बारे में बताया कि क्या कुछ खास रहा उस मीटिंग में? देखिए, फिजिकल मीटिंग के कारण बहुत ज्यादा नहीं थे अपने। फिजिकल मीटिंग था कि डीएचआर के डायरेक्टर से या उनके अधिकारियों से हमें थोड़ा मिलना था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक्टिविटी को जानने के लिए कि अगर आईडीसी ने वो मीटिंग पोस्टपोन्ड की है तो आखिर उसका मुख्य कारण क्या रहा होगा। जब मीटिंग ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि 27 को मीटिंग होने वाली है, वर्चुअल मीटिंग है और एट रैंडम ये एक न्यूज आना कि पोस्टपोन्ड हो चुकी है वो मीटिंग, तो आखिर इसका कारण क्या था। और भी कुछ 2-4 मुद्दे थे जिसको लेकर डीएचआर के डायरेक्टर को हमने एक फिजिकल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट लेटर लिखा था। और कुछ ही दिनों के बाद डीएचआर से फोन आया, उनके डायरेक्टर साहब के, हमारे जो भी पीए साहब होंगे, उनका फोन आया कि सर ने आपको टाइम दिया है, आप कल ही 12 बजे आ जाएं और एक फिजिकल मीटिंग के लिए।
फिर हम लोग 12 बजे गए वहां पे, हालांकि मीटिंग तो बहुत छोटी होने वाली थी, बट उस दिन सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टेड था कि बहुत काफी लंबी मीटिंग, करीब 2.5 पौने 3 घंटे वो मीटिंग चली डीएचआर के हमारे निदेशक साहब के पास, डायरेक्टर साहब का। और स्थिति ऐसी रही कि उस मीटिंग में बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा हुई, बहुत सारे गंभीर विषयों पर चर्चा हुई इलेक्ट्रोपैथी, क्योंकि उसमें हमारे बनर्जी साहब भी मौजूद थे जो आईडीसी मीटिंग के ऑर्गेनाइजर थे, 4 सालों से एक्टिविटी देख रहा है उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी का कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो वो मीटिंग हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा इलेक्ट्रोपैथी से रिलेटेड। तो क्या नजर आ रहा है आपको जब मीटिंग के बाद हमें जानकारी मिली है कि उसके बाद आपने दूसरा एडिशन भी अपने प्रपोजल का सौंपा है, तो क्या मंशा लग रही है आपको आईडीसी की? देखिए, आईडीसी की मंशा और दूसरा प्रपोजल भी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट रहा हमारे सेहत के लिए, क्योंकि जो फिजिकल मीटिंग हुई थी उस फिजिकल मीटिंग में ऐसे ऐसे गंभीर पहलुओं पर बातें हुई जो कि शायद हमारे मीणा साहब भी जो थे डायरेक्टर वो भी अनभिज्ञ थे, और बनर्जी साहब तो मतलब वो भी अनभिज्ञ रहे इन सब चीजों से। यानी आपने कुछ ऐसे कुछ पहलुओं से उनको रूबरू करवाया जब तक वो अभी अनजान थे। एएच की रियलिटी से, बहुत सारे रियलिटी से अवगत कराया गया कि एएच की रियलिटी कहाँ है क्या है, और साथ में एविडेंस के साथ लिटरेचर भी दिखाया गया कि देखिए ये सारे लिटरेचर हैं हमारे पास बहुत सारे। जब लिटरेचर देखे तो उन्होंने ये कहा भी कि ये सारे लिटरेचर क्यों नहीं आईडीसी को दिया जा रहा है। हमने कहा कि नहीं जी, इस बार प्रपोजल सबमिट की गई है सेहत के द्वारा, उसमें बहुत सारे लिटरेचर इलेक्ट्रोमेपैथी के दिए गए हैं, और वो शायद पढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रोमेपैथी क्या है और कैसी साइंस है। तो इस पर उन लोगों ने प्रभावित भी तब कहे कि डॉक्टर साहब और भी कुछ अगर इससे रिलेटेड हो तो इसमें आप हमें सेकंड एडिशन इसकी जमा करा दें और भी बनाएं इसमें, क्योंकि आपने जो प्रपोजल दिया है शायद वो प्रपोजल कुछ यूनिक है जहां तक इंफॉर्मेशन मिली उन लोगों को, और उसकी स्टडी बहुत गंभीरता से हो रही है उस प्रपोजल की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपनी अगर सेकंड एडिशन भी अगर दें तो हमें खुशी होगी कि और भी हम लोगों को इलेक्ट्रोमेपैथिक की रियलिटी से जानने का मौका मिलेगा। और भी कुछ विषयों पर बात हुई, जैसे इंस्पेक्शन का भी एक मैटर आ गया था। कुछ दिनों से इंस्पेक्शन को भी लेकर हमारे इलेक्ट्रोमेपैथिक में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, हमने सोशल मीडिया पे ही कुछ न्यूज देखे थे, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन का, इट मींस उसके इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन की इंक्वायरी कर रही है। तो पूरे देश में आ गया कि नहीं अब इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी होगी। तो हमें बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट अब इतना एक्टिव हो गया है कि अब इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो इस बात की भी चर्चा हमने, हालांकि इसको बधाई देने के नजरिए से कहा, हम कहें कि सर आप लोगों को, आपके लिए तो सबसे बड़ी मेरी सेहत की तरफ से बधाई होगी आपको कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी अब हमारे इलेक्ट्रोमेपैथी की इंक्वायरी कर रही है, यानी कि कुछ कार्य आगे बढ़ रहा है। यस, हमारे काम आगे बढ़ रहा है। भले ही मीटिंग हमारी 27 की पोस्टपोन्ड हुई है, बट आईडीसी बैठी नहीं है, वो काम आगे शुरू कर दी है। इंक्वायरी हो रही है, किसी के पास टेलीफोनिक इंक्वायरी भी हो रही है। कुछ हमारे ऐसे भी चिकित्सक थे जिन्होंने ये कहा कि उनके पास फोन आते हैं, वो वैसे भी इंक्वायरी होती है। तो हम अपने को, जहां तक डीएचआर के हमारे निदेशक साहब से भी बात हुई, या और भी वहां पे कुछ अधिकारी वर्ग थे, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो सब लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब एक चीज है कि इंक्वायरी कभी भी होती है तो विदाउट नोटिफिकेशन अगर कोई भी इंक्वायरी होगी वो ऑथराइज्ड इंक्वायरी नहीं कहलाएगी। तो अभी तक हमारे डीएचआर की तरफ से या इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के तरफ से कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि आप लोगों की अभी इंक्वायरी हो, क्योंकि इंक्वायरी होना ही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि अब हमारी जांच हो रही है, यानी कुछ कार्य आगे बढ़ रहा है जी। तो उसमें उन लोगों ने मना कर दिया साहब की। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार अभी तो बाहर में हम ऐसा सुन रहे हैं कि इंक्वायरी हो रही है, और ये जो करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं अब इंक्वायरी कोई नहीं हो रही है। तो फिर हमने कहा कि ये तो थोड़ा सा मैटर कुछ अलग आ रहा है। तो हम कहे कि तब मैं लोगों को ये बता भी सकता हूँ कि अभी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं डॉक्टर साहब अभी ऐसे नहीं बताना है, मैं एक लेटर आपके इशू कर रहा हूँ कि किसी तरह की कोई कमेटी अभी नहीं बनाई गई है। और वही लेटर डीएचआर की तरफ से इंस्पेक्शन को लेके आया था कि अभी पूरे इंडिया में डीएचआर या आईडीसी की तरफ से कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। यानी कि जो सोशल मीडिया पे जो एक पत्र था जो सर्कुलेट हो रहा था इतने लंबे तौर पे, वो मतलब फेक है? हाँ, ये ऐसा अगर फेक है क्या है ये मैं खुद से नहीं कहूंगा, वो डीएचआर का लेटर रिप्लाई कर रहा है। अगर डीएचआर का लेटर रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि मैं तो बधाई देने के नजरिए से गया था, बट वहां से जो लेटर मिला वो लेटर कुछ अलग कहानी बयां कर रही है कि वो
फेक है क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रोमेपैथिक डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि क्या मैटर था वो। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के आई है कि कुछ समय पहले ये चिकित्सकों के बीच में एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसके ये था कि उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं, जो संस्थान है, उनका जो है जांच की जा रही है, वो भी जो एक जांच समिति बनाई गई है आयुष मंत्रालय के तहत। तो अभी बताया डॉक्टर प्रभात ने कि वो जब उनकी बात हुई वहाँ के निदेशक से DHR के, तो उन्होंने साफ बताया कि ऐसा कोई जांच समिति नहीं बनाई गई है। तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि IDC को 4 वर्ष हो गए हैं, प्रपोजल भी पहुंच चुके हैं, समय समय पर IDC ने प्रपोजल मांगे भी हैं और आपकी तरफ से भी अब प्रपोजल चला गया है। तो इतनी देरी क्यों हो रही है? क्यों इतना परिणाम आने में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है? देखिए, परिणाम आने में जब भी कोई बड़ा अगर रिजल्ट हमें लेना हो तो थोड़ा सा तो वेट करना होगा। सेहत ने अपना जो सेकंड एडिशन दिया है प्रपोजल का, अभी करीब 3 से 4 रोज पहले, वो भी सबको जानकारी हुई गई है, उसके लिए भी रिक्वेस्ट लेटर आया था कि अपनी सेकंड एडिशन हमें दी जाए। वो जो प्रपोजल दिया गया है उसमें मैक्सिमम कोशिश किए गए हैं क्लिनिकल डेटास को देने का, क्योंकि सेहत जो अपने 50 इयर्स का कार्य है, हालांकि उसमें 50 इयर्स के कार्य नहीं दिए जा सके हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि एक बार में सबको अरेंज करना। अगर उतनी अरेंज करने लगे तो पता चला कि हमें उतनी मोटी मोटी कम से कम 15 से 20 प्रपोजल सबमिट करने पड़ जाएंगे। बिल्कुल, अगर सारे डेटाज अगर देने लगे, क्योंकि 50-55 साल एक मायने रखता है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रपोजलिस्ट हैं कि सेहत जितने सालों से अगर कार्य कर रही है तो शायद हमारे प्रपोजलिस्ट का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय से। वैसे लोग भी हमारे प्रपोजलिस्ट हुए हैं, मैं खुद भी हूं कि जिस समय से इलेक्ट्रोमेपैथिक कार्य कर रही है सेहत, मैं खुद भी नहीं था उस समय। तो इसको भी हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि सेहत का कार्य कितने वर्षों से हो रहा है और आज कंटिन्यू है। आज भी उसी प्लेटफॉर्म पर, ऐसा नहीं कि 50 सालों या 100 सालों से कार्य हो रहा है और आज हम उस जगह पे जीरो हो चुके हैं। आज भी कंटिन्यू है और ग्रोथिंग स्टेज में है सेहत, और सेहत की स्थिति में अब छुपी नहीं है किसी से भी। पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि सेहत का कार्य किस लेवल पे हो रहा है और क्या हो रहा है। तो सेकंड एडिशन कॉपी भी सौंपी गई है, और सेकंड एडिशन जब कॉपी सौंपी गई थी तो उस समय भी कुछ हमारी वार्ता हुई और उससे काफी प्रभावित हुए हैं लोग। उसमें जो हमें डेटास दिए गए हैं, ऑथेंटिक डेटास दिए गए हैं, रिपोर्ट्स भी सबमिट किया गया है। तो प्री एंड पोस्ट दोनों रिपोर्ट्स है पेशेंट का, कैसे कैसे जो क्लिनिकल डेटा का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में दी गई है वो क्लिनिकल डेटा एक ऑथराइज्ड रूप से कि हाँ हम एक क्लिनिकल डेटा सबमिट कर रहे हैं। वहां की रिसीविंग कॉपी मिल चुकी है ऑलरेडी सेहत को। और रही देर की बात, तो देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अब रिकॉग्नाइज होने की स्टेज में जा रही है। इंडिया पहला कंट्री होगा पूरे वर्ल्ड का जो कि एग्जाम्पल बनने जा रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिकॉग्निशन को लेकर। और जब भी हम किसी तरह का या किसी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो बहुत ही फूक फूक के कदम रखनी पड़ती है, क्योंकि अब हमारे आने वाले समय में लोग हमको फॉलो करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जैसे घर के गार्जियन होते हैं, तो गार्जियन कोई भी काम करता है तो बहुत ही सोच समझ के करता है कि नीचे जो हमारी जनरेशन है हमको फॉलो करने वाली है। तो इंडिया इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए ठीक है कि ये साइंस इटली की है, उसके बाद इंडिया में अपना काम कर रही है। तो इंडिया इसका एग्जाम्पल बनने जा रही है पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा। स्टेट में हुए हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके बिल पास किए हैं, सब कुछ हुआ है, बट कंट्री लेवल पर अगर देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री होगा जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी कुछ अगर बातें इस तरह की हो रही है रिकॉग्निशन की किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहले देखेगा या पूछेंगे वहां के साइंटिस्ट कि क्या वर्ल्ड में और भी कोई कंट्री है जो कि इसको रिकॉग्नाइज की है। जैसे कि आज IDC भी पूछ रही है कि क्या इंडिया के अलावा और भी कोई कंट्री है, जो इंडिया में भी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ है तो हमारे सामने एग्जांपल दिया जाए। तो अभी हम ये कहते हैं कि नहीं सर, इंडिया ये पहला कंट्री होगा जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज करेगा। तब उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है IDC की और बढ़ जाती है कि हम पहले ऐसे कंट्री हैं जो कि हम इसे रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और भी किसी कंट्री को रिप्लाई करना पड़े। अगर वहां पे अगर इसी तरह की कोई कमेटी बैठ रही है और उन लोगों से बोल रही है तो वो यही कहेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो इंडिया गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया है तो यहां हमें बेस देना पड़ेगा कि हम किस बेस पर इसको रिकॉग्नाइज किए हैं। इसलिए देरी का ऐसा नहीं कहा जाएगा, देर तो नहीं हो रही है क्योंकि रिजल्ट बहुत बड़े आने वाले हैं। तो थोड़ा सा तो हमें वेट करना पड़ेगा और वो भी पेशेंसफुली वेट करना पड़ेगा। और हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है वो काफी एक्सपर्ट है,
उसके सामने हम जितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से पेश आएंगे, जितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिल्कुल उतना वो जल्दी हर चीज को फॉलो करेगा और आउटपुट देगा हमें। तो ये तो साफ तौर पे जाहिर है कि जो आईडीसी है वो एक्टिव मोड पर है और जल्दी ही कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएगा। पर आपका अक्सर वहाँ पे बातचीत होती रहती है, आप चाहे आप पत्राचार के माध्यम से हो या आप मीटिंग के माध्यम से हो, और तो क्या मंशा नजर आ रही है आपको आईडीसी की? देखिए, आईडीसी की मंशा तो पूरी तरह से साफ है, उस पर हम किसी भी एंगल से उंगली नहीं उठा सकते हैं, और सरकार की तरफ से सरकार की भी मंशा साफ है और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की भी मंशा साफ है। क्योंकि जब कटोच साहब से हमारी पर्सनल मीटिंग हुई थी उस डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने साफ करीब 35-40 मिनट मीटिंग हुई थी हमारी, और वहां उन्होंने इतना पॉजिटिवली लिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को और समझा, बहुत सारी नई चीजें भी उनके सामने आई चल के, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रभात, मैं चाहूंगा कि अपनी 22 की टीम से आपको मैं रूबरू कराऊं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका प्रेजेंटेशन मुझे काफी प्रभावित किया है। उस पर हमने कहा था कि सर 22 की टीम हो या 55 की, कॉन्फिडेंस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आपको जो अभी नजर आ रहा है वो उस समय भी आएगा। रही बात इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की मंशा की, तो मंशा पूरी तरह से साफ है। जहां तक सेहत का नजरिया है, तो उस दिन जो मैंने बताया कि इंटर डिपार्टमेंट ये डीएचआर में हमारी एक लंबी वार्ता हुई डायरेक्टर साहब के साथ, उसमें सेहत ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल भी दिया इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के कि सर अगर ये स्टेप अगर हम लोग ले लें तो शायद और जल्दी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें अगर ऐसा है तो आप कोई सजेशन दें, हम लोग इस पर विचार किया जाएगा। हमने ये कहा कि सर इतनी बड़ी कमेटी बनी है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, और रिकॉग्निशन का मामला जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के बीच का जो एक पुल है वो हम क्यों ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दें। क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में जितने भी हमारे अभी एक्सपर्ट आए हुए हैं वो सारे एक्सपर्ट हैं, नो डाउट, सारे साइंटिस्ट जी कैटेगरी के हैं, सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक्सपर्ट होने चाहिए उस कमेटी में। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत दिया एक सिंपली अगर हमें एक रोड बनानी होती है तो उसके लिए भी कमेटी बनती है, और उस कमेटी में अगर हम केवल हमने केमिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सारे इंजीनियर को ले लिया और हमने कहा कि पूरी एक एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट हैं ये, और उसमें हमने कोई भी अगर एक सिविल इंजीनियर अगर नहीं लिया है तो फिर हमें शायद वो रोड बनाने में, छोटे छोटे काम करने में भी परेशानियां हो। और इसी के एग्जाम्पल को मैंने वहां पे बताया और कहा कि सर अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की जो रेगुलर मेंबर है उस मेंबर में हमें शामिल किया जाए, जैसे कि अभी पिछली मीटिंग में डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय जी को भी शामिल किया गया था एज ए गेस्ट मेंबर के तौर पे, जो एनआईटीएम के डायरेक्टर हैं, वो भी साइंटिस्ट जी कैटेगरी में आते हैं। तो क्यों ना इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कुछ एक्सपर्ट को हायर करके और एक गेस्ट मेंबर के तौर पर इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की तरफ से रखा जाए, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के बीच का पुल बन सके। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड कि वो आईडीसी हमारी अनभिज्ञ है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सेहत की बहुत लंबी वार्ता हुई इन सब विषयों पर, और जहां तक हमारा ओपिनियन रहा कि आईडीसी न कहें उसे डीएचआर कहें, डीएचआर संतुष्ट हुई और कहा कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी हो सकता है कि कुछ न्यूज़ दें, और इसके लिए सेहत कंटिन्यू कॉरस्पॉन्डेंस कर रही है और कोशिश में है कि सेहत की टीम अगर, क्योंकि मैंने वहां दिया था कि इंक्लूडिंग सेहत की टीम, एक सेहत की टीम वहां होनी चाहिए, क्योंकि सेहत का एक्सपीरियंस मायने रखता है, 50-55 ईयर्स का एक्सपीरियंस मायने रखता है, क्योंकि सीनियरिटी, जो सीनियर हमारे जो भी हैं हमारे पूरे इंडिया में, हमें उनका रिगार्ड तो करना पड़ेगा, रिगार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी स्टेज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चल रही है, अगर यहां तक पहुंचाने में भी अगर किसी का श्रेय जाता है तो वो श्रेय हमारे सीनियर का ही है कि आज हम इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के सामने बैठने के काबिल भी हो पाए हैं। अगर वो सीनियर ही ना होते तो शायद हमारा अस्तित्व ही ना होता। हमारे डॉक्टर एनएल सिन्हा जी हैं, अगर ना दिए होते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी यहाँ इंडिया को इतने बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में, तो शायद आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर नजर नहीं आते और हम फक्र से नहीं कहते इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के सामने कि हमारे 5 लाख डॉक्टर हैं, बहुत सारे सीनियर के हमारे बहुत हमारे ऊपर
कहा जाए तो मेहरबानी है इन सब मामलों में कि उन्होंने काम किया, इसलिए सीनियर का रिगार्ड भी। तो सेहत की हमारी जो टीम है, हमारे टीम लीडर डॉक्टर के सिन्हा जी हमारे गुरु भी हैं, हमारे फादर भी हैं, तो उनका जो 55 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर हैं, हमारे पिताजी के मित्र हमारे डॉक्टर सी.डी. मिश्रा प्रभाकर जी हैं, डॉक्टर वी कुमार साहब हैं, ये सब हमारी टीम में हैं। हमारे सेहत में सीनियर डॉक्टरों की एक टीम भी है, जो कि हमने सबको एक रिगार्ड की नजर से रखा है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें सीनियर का रिगार्ड करना है, और वो भी खास करके मेडिकल सोसाइटी में है। मेडिकल सोसाइटी वर्ल्ड की सबसे सिविलाइज सोसाइटी कही जाती है, इसलिए हम अपने सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टरों से इतना तो जरूर कहेंगे कि अपनी सिविलाइजेशन को ना छोड़ेंगे कभी भी, क्योंकि ये सिविलाइजेशन हमारा सिर्फ यही काम नहीं आ रहा है। जब हम इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी में बैठते हैं वहां जाकर, तो सामने इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि हमारी एक छोटी छोटी एक्टिविटी से हमारी पूरी एक्टिविटी और पूरे हमारे नेचर, हमारे पूरे कैरेक्टर, हमारे पूरे नॉलेज के बारे में वो माप लेते हैं कि हम किस लेवल के हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स भी देखे थे, जो इंस्पेक्शन का लेटर डाला गया था। उसके बाद जो हमारी मीटिंग हुई थी डीएचआर में, उस सारे कमेंट्स को हमने दिखाया, हम कहने कि देखिए ये क्या हो रहा है। ये लेटर, ये मुझे रिप्लाई नहीं किया गया है, ये डीएचआर को रिप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि लेटर तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने दिया था, मैंने तो दिया नहीं था। उस पर दिखाया गया तो डीएचआर के हमारे कुछ अधिकारी ऐसे थे जो कि देखकर ताज्जुब कर रहे थे कि मतलब ये क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है। हम कहे कि सर ये रियलिटी है, यही पिक्चर है, इसको समझा जाए। 4 साल समय लगा है, और ज्यादा समय इसमें ना ये किया जाए इन्वेस्ट। और सब चीजों, एक एक मैसेज को हमने सोशल मीडिया पे जो थे मैंने पढ़ाया, दिखाया कि देखिए कि क्या मैसेज आ रहा है, कि ये नहीं हो सकता है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। और सेहत पर तो जो कमेंट हुआ वो अलग था, वो भी मैंने पढ़ा है। उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, सेहत जब इतने सालों से ऐसे काम कर रही है और सेहत की क्वालिटी जब भारत सरकार द्वारा प्रशंसित हो चुका है, तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो भी आपके चिकित्सक हैं उन लोगों को भी इसे सम्मान देना चाहिए, जहां तक है। और बात आगे यहीं तक। कहीं ना कहीं ये कहना यहाँ पे सही होगा कि जितने भी ईएचपी चिकित्सक हैं, जैसे आपने बताया कि 5 लाख के करीब ईएच चिकित्सक हैं भारत में, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना होगा, क्योंकि जो मान्यता का जो रास्ता है वो तभी साफ हो सकेगा जब आप लोग सब एक साथ होंगे और एक साथ आप इसके लिए काम करेंगे। मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर प्रभात ये है कि अब सेहत इस उम्मीद में है, सेहत क्या पूरे भारतवर्ष की ईएच चिकित्सक ही उम्मीद में है कि जल्द ही मान्यता मिल जाएगी। अब आगे क्या सेहत की तैयारियां हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं कि ईएच जो है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है, भारत की जो कोने कोने पर पहुंचे। देखिए, सेहत ने जब तक अपना प्रपोजल ऑफिशियली सबमिट नहीं किया था, तब तक हम थोड़े से साइड थे। बट उसका प्रपोजल सबमिट करने के बाद फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन, सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है। पूरे देश के हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों का सेहत से एक अलग उम्मीद है कि अगर सेहत गया है, सेहत डीएचआर के पास, क्योंकि सेहत की एक्टिविटी से सभी वाकिफ हैं, अगर गया है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको लेकर हमारी सेहत ने बहुत सारे कुछ स्ट्रेटेजी भी बनाए हैं, कुछ प्लानिंग भी हुई है। तो स्ट्रेटेजी तो इंटरनल होता है, इसे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है, बट हमारी प्लानिंग हुई है, क्योंकि नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेहत ने बनाया है। सेहत के मैनेजमेंट में वो चलता है, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ सेहत है नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। उस एसोसिएशन को हम और थोड़ा ब्रॉड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे एक्सपर्ट की जरूरत है। हमारे ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का रिकॉग्निशन ये सेहत का मसला नहीं है, सेहत और गवर्नमेंट का, ये पूरे हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स का मसला है। और एक्सपर्ट केवल सेहत में नहीं है, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट हमारे पूरे इंडिया में मौजूद हैं जिनको कि शायद पता भी नहीं है हमें कि कहां पर कौन बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है और किस लेवल पे कर रहा है। तो वैसे वैसे लोगों को सर्च करना अब सेहत ने शुरू कर दिया है। एक एसोसिएशन गठित किया गया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम से। उसका उद्देश्य है कि इसमें हमारे जितने भी सीनियर चिकित्सक हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे काम कर रहे हैं, प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे, उनको एक सम्मान देना, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना यहाँ पे, और उसके बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे और भी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मतलब हार्डली चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का झंडा तो उठाया है, बट अगर हम क्लिनिक में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कोई कोई एक्वाप्रेशर कर रहा है, कोई एक्वापंक्चर कर रहा है, कोई यूनानी कर रहा है, कोई होम्योपैथ कर रहा है। वैसे लोगों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात कर रहा हूं कि अगर इन केस
कभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री की आईबी अगर पहुंच रही है वहां, तो उसको वहां पर एस्कोरोफ्लोसो नंबर 1, एस्कोरोफ्लोसो नंबर 10, मतलब आई मीन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन मिलनी होनी चाहिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो पैमाना है उस पर वो खरा उतरना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने अपने एसोसिएशन में बहुत ही मतलब स्ट्रांगली रखा है कि इसको मेंटेन करेंगे, और यही जब स्ट्रांग होगा तो फिर ऐसे तो हमारी जो भी चल रही है वार्ता आईडीसी के थ्रू चल रही हो या डीएचआर के थ्रू चल रही हो या मिनिस्ट्री में चल रही हो, वो तो कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारे कुछ लोग ही देते हैं। और रही बात एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट हमारे बहुत सारे जो हैं उनको ढूंढा जा रहा है और ढूंढ कर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में शामिल किया जाएगा। और जब सारे एक्सपर्ट एक साथ आ जाएंगे फिर रिकॉग्निशन का मामला और रिकॉग्निशन का जो मसला कह रहे हैं वो सॉल्व होने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही है। और जहां तक उम्मीद है, क्योंकि सरकार बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत जल्दी गुड न्यूज आने वाला है। डॉक्टर प्रभात, आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं और नई नई जानकारियां देते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, जो हमें बता रहे थे कि सरकार की मंशा साफ है और जल्द ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भारत में मान्यता मिल सकती है। तो अब आगे भी आप तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम कोई भी वीडियो यहाँ अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, नमस्कार।